हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है और उस प्रॉपर्टी पे यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2024 प्रेजेंट किया गया था उस बजट में आपके कैपिटल गेन पे टैक्स की जो कैलकुलेशन की जाती है वो टैक्स रेट पूरी तरीके से चेंज हो गई है। तो अब यहाँ पे आपके टैक्स की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 2 रेट से की जाएगी। यानी कि अगर आपके द्वारा प्रॉपर्टी जो है वो 23 जुलाई 2024 से पहले सेल की जाती है और उस केस में आपको जो कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन अलग रेट से की जाएगी। और यदि आपके द्वारा प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल की जाती है और उस केस में यदि आपको कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर टैक्स की कैलकुलेशन अलग रेट से की जाएगी। तो यदि आपके द्वारा भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की गई है और अगर आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। न्यू इनकम टैक्स रूल फॉर कैपिटल गेन टैक्सेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, तो उस केस में यदि उस प्रॉपर्टी को आप 24 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड करके रखते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होती है। और यदि 24 मंथ्स के बाद में यदि आपके द्वारा उस प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है तो उस केस में जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो इस तरीके से जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो स्पेशल रेट से की जाती है। लेकिन यदि आपके द्वारा जो ये प्रॉपर्टी हेल्ड की जाती है इसको यदि आप 24 मंथ से पहले ही सेल कर देते हैं तो उस केस में ये असेट जो होती है वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स मानी जाती है। और उस केस में जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो एज पर नॉर्मल स्लैब रेट जो एप्लीकेबल होती है एसएससी पे उसके अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट है टैक्स रेट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम आफ्टर बजट 2024 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे सेल करने से अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन पे आपके टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो फर्स्ट है, यदि मान लो आप एक रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट पर्सन है और आपके द्वारा ये प्रॉपर्टी जो है वो यदि 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज की जाती है और इस प्रॉपर्टी को यदि आप 23 जुलाई 2024 से पहले ही सेल कर देते हैं तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पे आप 20% से टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। सेकेंड केस है, यदि मान लो आप एक रेजिडेंट पर्सन है और यदि आपके द्वारा जो ये प्रॉपर्टी है वो यदि 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज की जाती है लेकिन इस प्रॉपर्टी को यदि आप 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल करते हैं तो यहाँ पे जो रेजिडेंट टैक्स पेयर है उसके पास दो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि वो या तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकता है और साथ ही 20% से टैक्स का पेमेंट कर सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। और सेकंड ऑप्शन ये है कि यदि उसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना है तो उस केस में वो अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% से टैक्स का पेमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स पेयर के पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जिस ऑप्शन में उसकी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो जो रेजिडेंट पर्सन है उसके द्वारा ये प्रॉपर्टी यदि 23 जुलाई 2024 के बाद में खरीदी जाती है और बेची भी 23 जुलाई 2024 के बाद में ही जाती है तो उस केस में टैक्स पेयर को जो प्रॉफिट होता है उस पे उसे 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही उसे इंडेक्सेशन का कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि मान लो कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जिसके द्वारा प्रॉपर्टी जो है वो कभी भी परचेज की जाती है लेकिन ये प्रॉपर्टी यदि उसके द्वारा 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल की जाती है तो उस केस में जो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस कैपिटल गेन पे उसे 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है और साथ ही इंडेक्सेशन का कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। साथ ही एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो ये दो ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं टैक्स पेयर को विद इंडेक्सेशन का और विदाउट इंडेक्सेशन का, ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल या जो एचयूएफ है उसे ही प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जो कंपनी है या फर्म है तो उन्हें ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। और यदि उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है विदाउट इंडेक्सेशन। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई बिल्डिंग है जिसको सेल करने से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो न्यू टैक्स रेजिम में आपकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर राम है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा कोई भी दूसरी इनकम नहीं है।
तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा जो बिल्डिंग सेल की जाती है उससे उसको जो सेल कंसिडरेशन रिसीव होता है वो है 50 लाख रुपए। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम के द्वारा जो ये प्रॉपर्टी सेल की जाती है वो 23 जुलाई 2024 से पहले सेल की जाती है। तो इस तरीके से मिस्टर राम क्या कर सकता है कि अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकता है। तो इस तरीके से अब मिस्टर राम के द्वारा जो ये प्रॉपर्टी परचेज की जाती है वो 2001 में की जाती है, जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे यदि मिस्टर राम की प्रॉपर्टी की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 36,30,000 रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम का फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है 13,70,000 रुपए। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम की कोई भी दूसरी इनकम नहीं है, तो मिस्टर राम की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है उसमें से वो न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकता है। साथ ही मिस्टर राम जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में 1,25,000 रुपए की एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 9,45,000 रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम के द्वारा जो ये प्रॉपर्टी है वो 23 जुलाई 2024 से पहले सेल की जाती है, इसलिए मिस्टर राम को जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर उसे 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मिस्टर राम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स हो जाता है 1,89,000। अब यहाँ पे मिस्टर राम को 4% से एजुकेशन सेस का भी पेमेंट करना है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 1,96,560। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम के द्वारा जो ये प्रॉपर्टी सेल की जाती है वो 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल की जाती है। तो उस केस में मिस्टर राम को इंडेक्सेशन का कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू है 50 लाख रुपए, कॉस्ट है 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे मिस्टर राम को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 40 लाख रुपए। तो उस 40 लाख रुपए के कैपिटल गेन में से मिस्टर राम जो है वो 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में उसे 1,25,000 रुपए की एग्जम्पशन मिल जाती है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है कैपिटल गेन से 35,75,000 रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम को इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसलिए मिस्टर राम को यहाँ पे 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ मिस्टर राम की टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 4,46,875। तो इस तरीके से इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिस्टर राम को 4% से एजुकेशन सेस का भी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 4,64,750 रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो प्रॉपर्टी सेल की जाती है और प्रॉपर्टी सेल करने पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस कैपिटल गेन पर टैक्स की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो डिपेंड करता है डेट पे, यानी कि मिस्टर राम के द्वारा ये प्रॉपर्टी जो है वो कब सेल की गई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन अवेलेबल है। फर्स्ट है, यदि मान लो मिस्टर राम के द्वारा ये प्रॉपर्टी जो है वो 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज की जाती है और पहले ही यदि सेल कर दिया जाता है, उस केस में मिस्टर राम को जो प्रॉफिट होता है उस पे उसे 1,96,560 रुपए के टैक्स का पेमेंट करना है। सेकंड, यदि मान लेते हैं कि मिस्टर राम के द्वारा ये प्रॉपर्टी जो है वो 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज की जाती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल किया जाता है, तो उस केस में मिस्टर राम के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि या तो वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले ले और जितना प्रॉफिट आ रहा है उस पर 20% से टैक्स का पेमेंट कर दे, या फिर वो विदाउट इंडेक्सेशन जितना प्रॉफिट आ रहा है उस पर 12.5% से टैक्स का पेमेंट कर दे। तो इस तरीके से मिस्टर राम के पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। वो दोनों में अपने टैक्स की कैलकुलेशन करके देख सकता है, जिसमें उसकी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है उस ऑप्शन को वो सेलेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से हम यदि इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मिस्टर राम जो है उसकी विद इंडेक्सेशन टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है। तो यहाँ पे मिस्टर राम क्या कर सकता है कि 1,96,560 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को पे कर सकता है। अब थर्ड ऑप्शन मिस्टर राम के पास ये है कि यदि मान लो मिस्टर राम के द्वारा ये प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद में परचेज की जाती है और सेल भी 23 जुलाई 2024 के बाद में ही की जाती है, तो यहाँ पे मिस्टर राम को कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और मिस्टर राम को जितना प्रॉफिट हो रहा है उस पर 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मिस्टर राम को जो कैपिटल गेन हो रहा है उस कैपिटल गेन पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट, अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कैपिटल गेन के अलावा अगर कोई दूसरी भी इनकम रिसीव होती है तो उस केस में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो अब यदि मान लो मिस्टर राम को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सैलरी से इनकम रिसीव होती है 5 लाख रुपए की, तो यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल की जाती है, इसलिए वो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकता है।
तो इस तरीके से मिस्टर राम की सैलरी से इनकम हो जाती है 4,25,000 रुपए। अब यहाँ पे मिस्टर राम को जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, वो बेनिफिट सबसे पहले उसकी अदर इनकम जो होती है उसमें से एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद यदि कोई बैलेंस बचता है तो वो उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से मिस्टर राम की जो 4,25,000 रुपए की सैलरी है, उसमें से उसकी 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मिस्टर राम की सैलरी से टैक्सेबल इनकम हो जाती है 1,25,000 रुपए। अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो प्रॉपर्टी सेल की जाती है, उसकी सेल वैल्यू है 50 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा ये प्रॉपर्टी जो है वो 23 जुलाई 2024 से पहले ही खरीदी जाती है और पहले ही सेल कर दी जाती है। तो उस केस में मिस्टर राम जो है वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकता है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की प्रॉपर्टी के संबंध में कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन हो जाती है 36,30,000 रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है 13,70,000 रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम क्या कर सकता है कि 1,25,000 रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। तो इस तरीके से मिस्टर राम की नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 12,45,000 रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया जाता है, इसलिए उसको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 2,49,000। और मिस्टर राम को जो सैलरी से इनकम रिसीव हो रही है उस पे टैक्स की कैलकुलेशन नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाती है। तो यहाँ पे सैलरी पे टैक्स बनता है मिस्टर राम का 6,250 रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम की फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 2,55,250 रुपए। अब यहाँ पे मिस्टर राम क्या कर सकता है कि सेक्शन 87A में 20,000 रुपए की जो रिबेट प्रोवाइड की जाती है उसका बेनिफिट ले सकता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 2,49,000। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम के द्वारा ये प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी जाती है, लेकिन उसे बेचा 23 जुलाई 2024 के बाद में जाता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की सैलरी से इनकम हो जाती है 4,25,000 रुपए, जहाँ पे मिस्टर राम को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है 3 लाख रुपए। तो मिस्टर राम की सैलरी से इनकम हो जाती है 1,25,000 रुपए। अब यहाँ पे मिस्टर राम को इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से मिस्टर राम को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है 50 लाख में से 10 लाख रुपए लेस करने पे 40 लाख रुपए। तो यहाँ पे मिस्टर राम को 1,25,000 रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है। तो मिस्टर राम की नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 38,75,000 रुपए। तो यहाँ पे मिस्टर राम को 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो मिस्टर राम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बन जाता है 4,84,375 और सैलरी की इनकम पे टैक्स बन जाता है 6,250। तो इस तरीके से मिस्टर राम की फाइनल टैक्स लायबिलिटी आती है 4,90,625। तो यहाँ पे मिस्टर राम क्या कर सकता है कि सैलरी की इनकम पे सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकता है 6,250 रुपए का। तो इस तरीके से मिस्टर राम की नेट टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 4,84,375। तो इस तरीके से मिस्टर राम को यदि 23 जुलाई 2024 से पहले या 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन पे टैक्स की कैलकुलेशन इस तरीके से की जाएगी। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में प्रॉपर्टी सेल करने से अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है कि यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो आप सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी ITR ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो उस केस में आप सेक्शन 87A में 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट स्पेशल कैटेगरी की इनकम के संबंध में ले सकते हैं। सेकंड है कि यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है और यदि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा कोई भी दूसरी इनकम नहीं है तो उस केस में आप न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं। और यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो उस केस में आप 2,50,000 रुपये की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उस केस में फिर आपको स्पेशल रेट से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 80C से लेके 80U में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस केस में यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आप सेक्शन 80C से लेके 80U में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, चाहे वो आपको शेयर मार्केट से हो या प्रॉपर्टी को सेल करने से हो, तो उस केस में उस लॉस को आप किसी भी दूसरे इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। साथ ही ना ही आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप उस लॉस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर में अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उससे आप इस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट है, यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उस कैपिटल गेन को फर्दर आपके द्वारा किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने में सेक्शन 54 और 54F में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में आपका कैपिटल गेन तभी एग्जेम्प्ट होगा यदि आपके द्वारा कुछ सर्टेन कंडीशन है जो कि फुलफिल की जाती है। तो इस तरीके से यदि आप सेक्शन 54 या 54F में जो कंडीशन दे रखी है यदि वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपका कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा और आपको स्पेशल रेट से टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में ज़रूर पता होने चाहिए। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।